चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने स्रोत के तौर पर मनोहर मालगांवकर की एक बहुत ही मजेदार और चालाकी से भरी कहानी अ पिंच ऑफ स्नफ के कुछ हिस्से हैं। कहानी का हीरो या कहो कि एंटी हीरो है नानू काका, एक ऐसा किरदार जो दिल्ली में एक मंत्री से मिलने के लिए झूठ और धोखे का एक ऐसा ताना बाना बुनता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि नानू काका के दिमाग में उतरकर उनकी सोशल इंजीनियरिंग की इस मास्टर क्लास को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग, ये शब्द बिल्कुल सही बैठता है यहाँ। हाँ, क्योंकि नानू काका की असली कला झूठ बोलना नहीं है। उनकी कला है स्टेटस, यानी हैसियत की भाषा को समझना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अच्छा। वो जानते थे कि दिल्ली के पावर कॉरिडोर में आपकी असलियत से ज्यादा जरूरी आपकी छवि है। उन्होंने मंत्री को नहीं, बल्कि मंत्री के अहंकार और कह सकते हैं दिखावे की भूख को अपनी तरफ खींचा। तो चलिए नानू काका की इस कमाल की रणनीति की परतों को एक एक कर खोलते हैं। उनका मिशन कैसे शुरू हुआ और कैसे उन्होंने अपनी पहली नाकामी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो कहानी शुरू होती है कथावाचक से। वो एक अंडर सेक्रेटरी है और उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है जब उसकी माँ बताती हैं कि उसके मामा नानू काका आ रहे हैं। और ये सुनते ही कथावाचक का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और इसका परेशान होना लाजमी भी है। वो एक सीधा साधा सरकारी कर्मचारी है जो नियमों में बंधा हुआ है, और नानू काका वो नियमों को तोड़ने के उस्ताद हैं। बिल्कुल। उनका मकसद साफ है, एक मंत्री से मिलना। और कथावाचक जानता है कि ये काम लगभग नामुमकिन है। हाँ, सरकारी सिस्टम में तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन नानू काका का अंदाज तो उनके स्टेशन पर उतरते ही दिख जाता है। 2nd क्लास का टिकट और सफर 3rd क्लास में। हाँ, ये उनकी फितरत की पहली झलक है। सही बात। और दिल्ली पहुंचकर उनका जो पहला सीधा प्रयास था मंत्री से मिलने का, वो तो बुरी तरह से फेल हो जाता है। हाँ, 2 घंटे तक भटकते रहते हैं वो। और फिर उन्हें 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। इस पर नानू काका भड़क जाते हैं और अपनी मातृभाषा मराठी में गालियां देना शुरू कर देते हैं। कथावाचक इसे लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहता है। और ये जो भाषाई आपातकाल है ना, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक तरह से उनका रीसेट बटन है। रीसेट बटन मतलब जब वो बनावटी दिल्ली की हिंदी और अंग्रेजी छोड़कर अपनी असली जुबान में लौटते हैं, तो वो उस दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी जमीनी, अपनी असली चालाकी को फिर से जगाते हैं। अच्छा। ये उनके किरदार का वो ऑथेंटिक कोर है जो हर नाटक के बीच में से झांकता है। और इसी नाकामी के बाद उनका असली खेल शुरू होता है। तो सीधा रास्ता तो बंद हो गया और यहीं पर एक आम आदमी और नानू काका में फर्क दिखता है। जहां कोई और हार मान लेता, वहीं से नानू काका ने एक टेढ़ा रास्ता निकाला। एक ऐसा टेढ़ा रास्ता जो सीधे रास्ते से कहीं ज्यादा असरदार था। उन्होंने दिल्ली के पार्टी बॉस सोहन लाल रातीराम से मिलने का फैसला किया। देखिए, ये मुलाकात सिर्फ किसी से कनेक्शन बनाने के लिए नहीं थी। ये एक रिकॉनेसेंस मिशन था। रिकॉनेसेंस मिशन मतलब जासूसी? एक तरह से जानकारी इकट्ठा करने का मिशन। नानू काका जानते थे कि मंत्री तक पहुंचने के लिए पहले मंत्री की कमजोरी तक पहुंचना होगा, और सोहन लाल उस कमजोरी तक पहुंचने का एक जरिया थे। और इस मिशन के लिए तैयारी भी जबरदस्त थी। उन्होंने कथावाचक को एक बंद गले वाला जोधपुर कोट और एक विशाल नारंगी पगड़ी पहना दी। उसे अपना एडीसी यानी सहायक बना लिया। मुझे एक बात समझ नहीं आई, उन्होंने कथावाचक को ही इतना बड़ा मोहरा क्यों बनाया? उसे तो ये सब पसंद भी नहीं था। यही तो उनकी खूबी थी। वो जानते थे कि कथावाचक की झिझक, उसकी घबराहट, उसका असहज होना, हाँ, ये सब इस पूरे नाटक को और ज्यादा असली बनाएगा। एक प्रोफेशनल एक्टर शायद ओवर एक्टिंग कर देता, पर एक घबराया हुआ अंडर सेक्रेटरी जो मजबूरी में ये सब कर रहा है, वो देखने वालों को ज्यादा सच्चा लगता है। बिल्कुल। कथावाचक की असहजता ही उनके नाटक की कामयाबी का सबूत बन गई। कमाल है। और सोहन लाल के ऑफिस में पहुंचकर वो राजदूत हजरत बरकत अली यानी एचबी का नाम ऐसे लेते हैं जैसे वो उनके साथ रोज शाम को चाय पीते हों। ये क्लासिक नेम ड्रॉपिंग है। लेकिन वो सिर्फ नाम नहीं लेते, वो एक पूरी कहानी गढ़ते हैं। हाँ, वो सोहन लाल को यकीन दिलाते हैं कि उनकी पहुंच विदेश मंत्रालय तक है। और सोहन लाल के बेटे रातीराम को विदेश में पोस्टिंग दिलाने का एक चारा फेंकते हैं। और इसी बातचीत में उन्हें वो गोल्डन नगेट, वो तुरुप का इक्का हाथ लगता है। सही कहा। जब सोहन लाल बताते हैं कि मंत्री ने उनकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता ठुकरा दिया है क्योंकि मंत्री अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार से करना चाहता है। बस
बस। नानू काका को मंत्री के अहंकार की चाबी मिल गई और मिशन का पहला चरण पूरा हो गया था। जानकारी इकट्ठा हो चुकी थी, दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी पता चल चुकी थी। और वो कमजोरी थी रॉयल्टी और ऊंची हैसियत का दिखावा। अब नानू काका को पता था कि उन्हें किस तरह का चारा तैयार करना है। तो जानकारी हाथ लग चुकी है। अब बारी थी उस जानकारी के आधार पर एक ऐसा हथियार बनाने की, एक ऐसी पहचान गढ़ने की जिसे देखकर मंत्री खुद ब खुद खींचा चलाए। और यहाँ से नानू काका की प्लानिंग का दूसरा और शायद सबसे मनोरंजक चरण शुरू होता है। सोहनलाल के सेक्रेटरी के ठंडे बर्ताव से उन्हें एक बात तो समझ आ गई थी, दिल्ली में इंसान से ज्यादा उसकी गाड़ी की इज्जत होती है। तो उन्होंने एक ऐसी गाड़ी का इंतजाम किया जो किसी के भी होश उड़ा दे। सिक्का ऑटो डीलर से एक बहुत बड़ी, शानदार, सिर्फ महाराजाओं के लिए बनी कार ट्रायल के लिए ली। और उस कार को लेने के लिए जो ड्रामा उन्होंने किया वो तो किसी फिल्म का सीन लगता है। सही में। 1000 रुपए का चेक, पुराना कोट, धोबी को बुलाना, मतलब कौन सोच सकता है ये सब? ये सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन था। वो सीन कार डीलर के मैनेजर के लिए रचा गया था। अच्छा। इसके जरिए नानू काका ने बिना कुछ कहे 3 बातें साबित कर दी। 1, वो बहुत अमीर हैं। 2, वो इतने अमीर हैं कि 1000 रुपए के चेक की इन्हें परवाह भी नहीं। और 3, वो बहुत ईमानदार हैं, जो एक धोबी को उसके इनाम से नवाज रहे हैं। इस एक सीन से उन्होंने डीलर का भरोसा जीत लिया और वो कीमती कार उन्हें आसानी से मिल गई। मतलब हर छोटा कदम एक बड़ी योजना का हिस्सा था। बिल्कुल। अब उनके पास गाड़ी थी, एक वर्दीधारी ड्राइवर, बेचारा कथावाचक वो भी था। अब बारी थी खुद के किरदार की। और उन्होंने जो किरदार चुना वो तो बस निन्नौर के महाराजा के वंशानुगत ज्योतिषी। ये किरदार एक जीनियस स्ट्रोक था। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ये सीधा मंत्री की दुखती रग पर वार करता था। मंत्री को राजकुमार चाहिए था, नानू काका ने उसे महाराजा से जोड़ दिया। अच्छा, हाँ। मंत्री को हैसियत चाहिए थी, नानू काका ने उसे वंशानुगत यानी खानदानी हैसियत दे दी। और ज्योतिषी का टैग लगाकर उन्होंने अपने किरदार में एक रहस्य और ताकत का एलिमेंट भी जोड़ दिया। तो वो एक ऐसा पैकेज बनकर गए जिसे मंत्री मना कर ही नहीं सकता था। तो अब स्टेज तैयार था, किरदार तय हो चुका था, हथियार यानी वो शानदार कार भी मौजूद थी। अब बारी थी आखिरी चाल की। हाँ, उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। यहां तक कि उनकी सारी तैयारी बाहरी थी, कपड़े, गाड़ी, पहचान। लेकिन उनकी आखिरी चाल पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक थी। वे पूरी शान और शौकत के साथ मंत्री के बंगले पर पहुंचते हैं। और मंत्री से मिलने के लिए पूछते ही नहीं। ये बात मेरी समझ से बाहर है। इतनी मेहनत करने के बाद वहां पहुंचकर वो बस विजिटर्स बुक मांगते हैं। उसमें अपना नाम और पता लिखते हैं और वापस जाने लगते हैं। ऐसा क्यों? ये अजीब नहीं, ये एक शानदार पावर प्ले है। मनोविज्ञान का एक बहुत सीधा नियम है, इंसान उस चीज के पीछे भागता है जो उससे दूर भागती है। ओह, अच्छा। अब तक मंत्री पावर की कुर्सी पर बैठा था और लोग उससे मिलने आते थे। नानू काका ने वहां जाकर समीकरण ही पलट दिया। कैसे? मंत्री से मिलने का अनुरोध न करके उन्होंने बिना बोले यह संदेश दिया कि मेरा वक्त तुम्हारे वक्त से ज्यादा कीमती है और मैं तुमसे मिलने नहीं आया था, बस यहां से गुजर रहा था। तो उन्होंने मंत्री के अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी, एक डर कि शायद कोई बहुत बड़ा और जरूरी आदमी नाराज होकर चला गया है। बिल्कुल। उन्होंने मंत्री के दिमाग में एक सवाल डाल दिया, ये कौन है जो मुझसे भी ज्यादा बड़ा है? और विजिटर्स बुक में लिखा निन्नौर के महाराजा का ज्योतिषी और बाहर खड़ी शाही कार। अब उसी अहंकार ने मंत्री को मजबूर कर दिया कि वो अपनी कुर्सी छोड़कर उस आदमी के पीछे भागे। मतलब नानू काका ने मंत्री को अपने पास नहीं बुलाया, बल्कि ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि मंत्री खुद उनके पास भागा चला आया। बिना एक शब्द कहे, बिना अपॉइंटमेंट के उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया। ये तो वाकई किसी शतरंज के खेल जैसा है। शतरंज से भी बढ़कर। उन्होंने सिर्फ मोहरे नहीं चले, उन्होंने अपने विरोधी के मनोविज्ञान को ही अपना सबसे बड़ा मोहरा बना लिया। और जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, वो अगले ही दिन शहर से गायब हो गए, इससे पहले कि किसी को सच पता चलता। तो नानू काका की ये कहानी सिर्फ एक ठग की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम पर एक जबरदस्त तमाचा है जो असलियत से ज्यादा दिखावे को तवज्जो देता है। सही कहा। नानू काका सफल हुए क्योंकि वो इस सिस्टम की कमजोरियों को जानते थे और उन्हें इस्तेमाल करने से डरते नहीं थे। उन्होंने सिस्टम को तोड़ने की कोशिश नहीं की। नहीं, उन्होंने बस उसके ऊपर अपना एक अलग छोटा सा सिस्टम बना लिया, जिसके नियम उन्होंने खुद लिखे,
कहानी हमें दिखाती है कि अगर आप धारणा यानी परसेप्शन की कला में माहिर हैं तो आप हकीकत को भी अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। हाँ, नानू काका का सबसे बड़ा हथियार कोई झूठ नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदें और उनके पूर्वाग्रह थे। और शीर्षक अ पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी नस्वार भी कितना सटीक है। हर बड़ी चाल चलने से पहले हर मुश्किल स्थिति में वो एक चुटकी नस्वार लेते थे। शायद यही वो पल होता था जब वो दुनिया की नजरों से हटकर अपने दिमाग में अगली योजना की रूपरेखा तैयार करते थे। वो नस्वार उनके लिए एक पॉज बटन की तरह था, एक छोटा सा एक्शन जो उन्हें बड़े से बड़े धोखे को अंजाम देने के लिए जरूरी शांति और सोच देता था। सही। ये छोटी सी आदत उनके बड़े किरदारों के पीछे की असलियत को दर्शाती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार। कहानी में नानू काका ने सोहनलाल रातीराम से उनके बेटे की मदद करने का एक बड़ा वादा किया था। हाँ, कहा था कि वो राजदूत एचबी को इस बारे में लिखेंगे। क्या वो वादा भी उनकी बड़ी योजना का एक हिस्सा था? एक और झूठ जिसे वो कभी पूरा नहीं करने वाले थे? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। ये नानू काका के चरित्र की जटिलता को और गहरा कर देता है। क्या वो सिर्फ एक मतलबी इंसान थे जो काम निकलते ही वादे भूल जाते या कुछ और? या फिर एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मंत्रियों को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है? किसी के बेटे को नौकरी दिलवाना बस एक छोटा मोटा खेल होता जिसे वो शायद मजाक मजाक में ही पूरा कर देते। कहानी हमें इसका जवाब नहीं देती और शायद यही इस किरदार की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अंत तक एक पहेली बना रहता है।